स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है फार्मेसी का। किसका भाई? फार्मेसी यानी कि फार्मास्यूटिक्स का। और ये फार्मास्यूटिक्स 1 की बुक है। फार्मास्यूटिक्स 2 और 3 जो है वो आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये फार्मास्यूटिक्स 1 है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फार्मास्यूटिक्स हम पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में आपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको बताया कि आपके फार्मेसी के फील्ड की जान है। इसमें आपने सरफेस टेंशन पढ़ ली थी, आज आप विस्कोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का लफ्ज विस्कस से निकला है। किससे निकला है? विस्कस कहते हैं गाढ़े को। किसको कहते हैं भाई? गाढ़ापन, गाढ़ी चीज को विस्कस कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर शहद का और पानी का मवाजना किया जाए और आपसे पूछा जाए कि गाढ़ी चीज क्या है, तो आप कहेंगे सर यकीनन शहद है, यकीनन शहद है। जो गाढ़ी चीज होती है वो क्या करता है? बहता भी मुश्किल से। मैं इस बोर्ड पर एक कतरा शहद का यहाँ पर चिपकाऊं और यहाँ पर एक कतरा पानी का चिपकाऊं, पानी बहता हुआ शायद यहाँ तक पहुंच जाए और शहद यहाँ से यहाँ तक ही हिल पाए। हालांकि भारी भी है, वजनी भी है। अपने वजन से जो वजनी चीज होती है ज्यादा तेजी से नीचे आती है ना, तेजी से नीचे भी आए लेकिन नहीं आती, ठीक है। तो कोई चीज विस्कोसिटी गाढ़ी चीज जो है उसके बहाव में दिक्कत क्यों हो रही है? उसके बहाव में दिक्कत क्यों हो रही है? याद रखिएगा, जैसे फुटबॉल है। क्या है भाई? फुटबॉल है और एक क्या है? स्टोन है। आप स्टोन को ठोकर मारें, किक मारें और फुटबॉल को मारें, ज्यादा दूर कौन सी चीज जाएगी? स्टोन दूर जाएगा या फुटबॉल दूर जाएगा? जमीन पर स्टोन क्या है? ईंट के रोड़े को हल्का सा किक मारो तो वो यहां से दीवार तक चला जाएगा। फुटबॉल को किक मारो तो वो पता नहीं कहां निकल जाएगा, ठीक है। तो फुटबॉल क्यों आगे चला जाता है कि फुटबॉल की शेप रेगुलर है। क्या है भाई? रेगुलर शेप है। रेगुलर से क्या मुराद? चारों तरफ से बराबर गोल है। स्टोन क्यों आगे नहीं जाता, पत्थर क्यों रुक जाता है? वो इर्रेगुलर शेप है। क्या है भाई? इर्रेगुलर शेप है, इसलिए आगे नहीं जा पाता। इसी तरह किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा उनकी शेप रेगुलर होगी वो उतनी तेजी से बहेंगे, और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की शेप इर्रेगुलर बेकायदा होगी, जिसकी मिसाल मैंने आपको पत्थर और फुटबॉल की दी। फुटबॉल की शेप रेगुलर है, चारों तरफ से बराबर गोल है, पत्थर कोने कोने निकले हुए, टूटा फूटा है। तो इर्रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल मुश्किल से बहेंगे। लिहाजा शहद के मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है? इर्रेगुलर। और पानी के मॉलिक्यूल की शेप क्या है? रेगुलर, इसलिए पानी आराम से बहता है। तो इर्रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लिक्विड को गाढ़ा कर देते हैं और रेगुलर शेप वाले उसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखते हैं। समझ आ रही है बात? ये विस्कोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं इसको, ठीक है भाई। तो विस्कोसिटी क्या है?
विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, विस्कोसिटी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 15 नंबर पेज है मेरे पास, बाकियों का पता नहीं यार। ये अहमद तुम ही पेज पूछते हो, क्या मसला है, तुम्हें पता नहीं चलता क्या? क्लासें बहुत दिनों के बाद ले रहे हो। चैप्टर नंबर 5 ही खोल लिया करो। विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, विस्कोसिटी का हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अंदरूनी रेजिस्टेंस है। क्या है भाई? अंदरूनी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी मज़ाहमत। रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत को, इंटरनल कहते हैं अंदरूनी को। ये अंदरूनी मज़ाहमत है। क्या है भाई? अंदरूनी मज़ाहमत है। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल की अंदरूनी मज़ाहमत है टू फ्लो, उसके बहाव में, इज कॉल्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। अब एक बात जरा गौर करो कि एक बॉल जमीन पर चलती जा रही है, उसको मज़ाहमत कौन कौन दे रहा है? जमीन उसे रोकने की रगड़ दे रही है कि ये रुके, हवा से मज़ाहमत मिल रही है, और वो बॉल एक जगह पे जाकर खुद ही रुक जाती है। अगर ये मज़ाहमत खत्म हो जाए तो वो बॉल चलती रहे क़यामत तक, क़यामत तक चलती रहे, कभी ना रुके। जैसे आप खला में किसी चीज को हल्का सा हाथ लगा दो, अब वो इस हाथ की वजह से क़यामत तक चलता ही जा रहा है, क़यामत तक चलता ही जा रहा है, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि खला में किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कानून को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया खजाने के साथ, अब वो कहते हैं धंसता ही जा रहा है। कुरान में क्या लिखा हुआ है? धंसता ही जा रहा है। अब इंसान सोचता है यार वो कैसे धंस रहा है? जैसे खला में किसी चीज को पुश लग गया, वो क़यामत तक ही चलेगा, तो कानून भी क़यामत तक ही चल रहा है, किसी खला में पहुंच गया होगा यकीनन। ठीक है भाई? तो ये क्या चीज है? बैरूनी रेजिस्टेंस। ये क्या रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हवा की, जमीन की। ठीक है? जैसे आप जूते से फिसलते नहीं हो, पांव से फिसल जाते हो, पांव प्लेन है, फर्श भी प्लेन होता है, रगड़ कम होती है और फिसल जाते हो। एक रेजिस्टेंस वो है जो अंदरूनी होती है, एक रेजिस्टेंस अंदरूनी है और एक बैरूनी है। जैसे कोई मुल्क कहे कि हमें बैरूनी साजिशों से खतरा है और कोई मुल्क कहे हमें अंदरूनी साजिशों से खतरा है, तो कौन सी साजिश खतरनाक होती है? अंदरूनी। कौन सी खतरनाक होती है? अंदरूनी। तो बॉल की मिसाल मैंने आपको दी कि वो चल रही है, वो तो एक बंद चीज है, क्लोज है, सिंगल यूनिट है। लेकिन लिक्विड में हजारों मॉलिक्यूल हैं। लिक्विड के एक बर्तन में क्या है भाई? हजारों मॉलिक्यूल हैं। अब जब मैं पानी को यहाँ पर बहाऊंगा तो पानी ना सिर्फ बोर्ड पर रगड़ खाएगा, हवा भी पानी को बहने से रोकेगी, बल्कि पानी के अपने मॉलिक्यूल भी इसको बहने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? आपने सरफेस टेंशन पढ़ ली। सरफेस टेंशन में आपको बताया गया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई हमें ना छोड़ो, क्या कहते हैं? हमें ना छोड़ो। तो ये आपस में रगड़े खाते हैं, खींचातानी करते हैं। क्या करते हैं? खींचातानी। जितनी रेगुलर शेप होगी लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल की, जैसे फुटबॉल की मैंने बताया रेगुलर शेप है तो बाहर आराम से चल रही है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जितने स्मूथ गोल गोल शेप के होंगे उनके आपस में रगड़े उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। आपस के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की। एक्सटर्नल बोर्ड के ऊपर बह रहा है, बोर्ड क्या उसे रुकावट डाल रहा है, ये नहीं मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। पानी का एक कतरा इस दीवार पर बहाव और एक कतरा आईने पर बहाव, आईने पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत लंबा बहेगा। शहद का कतरा आईने पर लंबा बहेगा, दीवार खुद रही है, कम बहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और एक रेजिस्टेंस इंटरनल भी है। इंटरनल रेजिस्टेंस में मॉलिक्यूल्स की शेप जितनी रेगुलर होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कम होगी। और मॉलिक्यूल की शेप जितनी इरेगुलर होगी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। यही इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है किसी चीज की विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस से बढ़ रही है।
ठीक है। इसके बारे में मैं दोबारा बताता हूं। विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, विस्कोसिटी को हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की अंदरूनी मज़ाहमत है, आपस में वो मज़ाहमत कर रहे हैं, एक दूसरे को बहने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बहने दे रहे? क्योंकि उनकी शेप रेगुलर नहीं है, बेकायदा है, बेतरतीबे हैं, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस है टू फ्लो, वो उसको बहने में मुज़ाहमत करते हैं, बहने नहीं देती वो रेजिस्टेंस, वो मुज़ाहमत, इज कॉल्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल टूल, विस्कोसिटी एक बुनियादी औजार है टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अंदरूनी मुज़ाहमत को चेक करने का एक बुनियादी तरीका है। लाइक वाटर इज थिन सो इट हैज लोअर विस्कोसिटी, जैसे कि पानी थिन पतला है तो इसकी विस्कोसिटी भी कम है और इसकी इंटरनल फ्रिक्शन भी मॉलिक्यूल की कम है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ हनी इज थिक, शहद गाढ़ा है, सो इट हैज हायर विस्कोसिटी, लिहाजा इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है, मॉलिक्यूल की शेप भी इरेगुलर है और इरेगुलर शेप की वजह से इंटरनल फ्रिक्शन भी ज्यादा है। अब आगे आ गया विस्कोमीटर्स, क्या आ गया भाई? विस्कोमीटर्स। विस्कोमीटर कहते हैं ऐसे आले को, मीटर कहते हैं नापने का आला, माप, पैमाना, मीटर किसे कहते हैं? माप को, पैमाने को, आले को। विस्कोमीटर विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने का आला, विस्कोसिटी को नापने का आला विस्कोमीटर कहलाता है। These are the specialized equipments, ये बहुत खास किस्म के आलात हैं, एंड ऑपरेटर्स और औजार हैं, यूज जो इस्तेमाल होते हैं for the determination of viscosity of different liquid, मुख्तलिफ लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम करने के लिए जो खास किस्म के आले इस्तेमाल होते हैं उनको विस्कोमीटर कहते हैं। टाइप ऑफ विस्कोमीटर, विस्कोमीटर की टाइप्स कितनी हैं? याद रखिएगा कि विस्कोमीटर के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, आपको इनकी डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बहुत अहम है, पेपर में ये सवाल आ जाता है। There are various type of viscometer, the most famous are, वो कहेंगे वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत अक़साम के विस्कोमीटर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर विस्कोमीटर जो हैं उनमें सबसे पहला ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर है, जिसको हम यूट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं, ऑस्टवर्ल्ड या यूट्यूब विस्कोमीटर। सेकंड जो है वो रोटेशनल विस्कोमीटर है, और थर्ड जो है वो फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर है। इन विस्कोमीटर के नाम मौजूद हैं, डिटेल आपके पास नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में अलबत्ता आपको विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, देखेंगे, उसमें जब विस्कोमीटर इस्तेमाल होगा वो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आगे आपके फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पर जो जो अवामिल असरअंदाज होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को खराब करने वाले या विस्कोसिटी पे असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? सबसे पहला अवामिल, सबसे पहला फैक्टर उन्होंने टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर आपने सरफेस टेंशन में भी पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जब कोई चीज दूर दूर होती है तो रगड़ कम खाती है, लिहाजा टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। शहद को गर्म करके देख लेना, फैल जाता है, पतला हो जाता है। तेल जो ऑयल जो लिक्विड होता है वो भी गर्म करके थोड़ा सा फैलता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल भी दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो रगड़, रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत कम हो जाती है। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी कम हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, एंड इंक्रीजेस और विस्कोसिटी बढ़ जाती है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से बढ़ जाती है। यानी इसका उल्ट है, टेम्परेचर कम होने से विस्कोसिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो रही है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर साइज का विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट है? जितने बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। बड़े ऑब्जेक्ट्स को हिलाना मुश्किल है और छोटों को हिलाना आसान है। तो मॉलिक्यूलर साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लिक्विड उतना गाढ़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे कम होता चला जाएगा मॉलिक्यूलर साइज लिक्विड उतना पतला होता चला जाएगा।
विस्कोसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी बढ़ जाती है विद द इंक्रीजेस इन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाने से विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। और इसके उलट यानी कि मॉलिक्यूल का साइज कम होने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप मैंने शुरू से आपको बताई थी, रेगुलर शेप होगी तो विस्कोसिटी कम होगी, बहाव मुश्किल नहीं होगा, इर्रेगुलर शेप होगी तो बहाव मुश्किल होगा। तो मोर इर्रेगुलर द लिक्विड्स मॉलिक्यूलर शेप, जितनी ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की शेप बेकायदा होगी, द ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। बेढंगे मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बहेंगे नहीं, रेजिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा जी, मोर रेगुलर शेप ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल, इसका उलट क्या है कि जितनी ज्यादा रेगुलर शेप होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल की, लेसर वुड बी द विस्कोसिटी, उतनी विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्सेस। क्या है भाई? एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव का लफ्ज निकला है एडिजन से, एडहेजन कहते हैं चिपक जाने को। एडहेजन किसको कहते हैं? चिपकन को। एडहेजन चिपकना, एडहेसिव इसी से लफ्ज निकला। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जितने आपस में एडहेसिव होंगे, चिपके हुए होंगे, जब चिपके हुए होंगे तो उनके मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा, तो उनको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, वजनी होगा। तो जितने ज्यादा करीब होंगे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, चिपक चिपक के रहने की कुव्वत ज्यादा होगी, तो रगड़ भी ज्यादा खाएंगे, तो लिहाजा विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा रगड़ खाएंगे उतनी मुश्किल से बह सकेंगे। ग्रेटर द एडहेसिव फोर्सेस, जितनी ज्यादा कशिश की कुव्वतें होंगी, ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है कोहेसिव फोर्सेस। क्या है भाई? कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं टकराव की फोर्सेस, धकेलने की फोर्सेस, रिपेल करना, एक दूसरे को दूर भगाना, रिपेल्जन। तो जितनी ज्यादा रिपेल्जन होगी उतना लिक्विड आसानी से बहेगा, क्योंकि आपस में टकराएंगे नहीं, भारी नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे, गाढ़े नहीं होंगे, दूर दूर रहेंगे, बिखरे बिखरे। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस, जितनी ज्यादा मजबूत कोहेसिव फोर्सेस होंगी, लेसर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी कम होगी। और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा कम होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। कोहेसिव फोर्सेस कम है तो यानी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, यानी वो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, टकराव का, तसादुम का या दूर दूर रहने का इम्कान नहीं है। ठीक है, अगर एडहेसिव फोर्सेस कम है तो मतलब है कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा। अब आगे एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट। आपने जैसे सरफेस टेंशन पढ़ा, अब ये विस्कोसिटी आपके किस काम आती है मेडिसिन बनाने में, इसका आपसे क्या वास्ता? अब वो क्या कह रहे हैं, विस्कोसिटी डिटरमिनेशन is the fundamental quality control test for syrup, suspension, thickness and consistency। वो कह रहे हैं कि विस्कोसिटी का पता चलाना किसी भी डोजेज फॉर्म का, विस्कोसिटी उसी डोजेज फॉर्म की होगी जो कि डोजेज फॉर्म क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा। तो किसी भी डोजेज फॉर्म की विस्कोसिटी का पता चलाने से हमें क्या पता चलता है? उसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी।
अच्छा सॉरी भाई, तो मैं एडहेसिव फोर्सेस बता दिया, एप्लीकेशन पढ़ा रहा था विस्कोसिटी मेजरमेंट की। एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि सबसे पहली एप्लीकेशन ये है जब आप कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म यानी दवा की ऐसी शक्ल जो लिक्विड हो, जैसे कि आंख के ड्रॉप, कान के ड्रॉप, पीने वाला सिरप या पाउडर वाला सिरप जिसमें पानी मिला के आप सिरप बनाते हैं, या लोशन। इसमें विस्कोसिटी बड़ी मद्देनजर रखी जाती है। आप गौर करें, खांसी का सिरप गाढ़े नहीं होते, जबकि दूसरे सिरप बहुत गाढ़े होते हैं, कुछ सिरप पतले होते हैं। आई ड्रॉप्स कुछ गाढ़े कुछ पतले। अगर सिरप इतना गाढ़ा बना दिया जाए कि आप चम्मच बोतल को उल्टा करके अब इंतजार ही कर रहे हो, अब आया अब आया अब आया अब आया, ठीक है, तो ये किसी के भी काम का नहीं होगा। तो विस्कोसिटी मेजरमेंट जो है दवा की हालत, कंसिस्टेंसी और उसकी अपीयरेंस के लिए बहुत जरूरी है। या आप डिसाइड करेंगे कि मैंने कितनी विस्कोसिटी वाली दवा बनानी है। तो विस्कोसिटी डिटरमिनेशन, विस्कोसिटी का पता लगाना इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप। सिरपों की क्वालिटी को कंट्रोल करने का एक बुनियादी टेस्ट है। सस्पेंशंस भी सिरप्स होते हैं। ये वो सिरप हैं जो पाउडर से बनाए जाते हैं। पाउडर का मतलब ये एंटीबायोटिक के सिरप्स जो होते हैं, जो कंपनी से पाउडर आता है, आप पानी डाल के बनाते हो, उसको सिरप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? सॉरी, सस्पेंशन कहते हैं। ऐसे सिरप को सस्पेंशंस कहते हैं। तो उसकी थिकनेस मालूम करने के लिए और कंसिस्टेंसी कहते हैं, उसके तसलसल को पता लगाने के लिए विस्कोसिटी मेजरमेंट एक अच्छा टूल है। कंसिस्टेंसी, तसलसल से क्या मुराद है? तसलसल से मुराद ये है, अगर कोई चीज बहुत गाढ़ी होगी, जैसे मैं आपको कहूं शहद के अंदर 2 चम्मच नमक मिला दें, आप बड़ी मुश्किल से चम्मच हिलाएंगे, नमक शायद ऊपर ही रह जाए, दरमियान में रह जाए, पूरी तरह मिक्स नहीं होगा, तो नमक की कंसिस्टेंसी, तसलसल एक नहीं है। कम गाढ़ी चीज में कहूं नमक मिला दो, वो 1 सेकंड से पहले मिल जाएगा। लिहाजा विस्कोसिटी जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमिन करती है, बल्कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, तसलसल भी बरकरार रखती है कि दवा के सारे अज्जा इस लिक्विड में चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हैं, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हैं। पेशेंट ये कंप्लेन नहीं करेगा कभी भी कि सर आपकी दवा का पहला चम्मच पिया था तो फीका था, जो सिरप कम होता चला गया, एंड में तो बहुत ही मीठा हो गया, एंड पर यानी सारी चीनी नीचे ही बैठी हुई थी। कभी किसी ने नहीं किया। पर घर में हम शरबत बनाते हैं, उसमें ऐसे हो जाता है, नीचे का मीठा होता है, ऊपर का फीका होता है। तो वहां पर हम चूंकि डोजेज फॉर्म एक बड़ा सेंसिटिव चीज है, उसको बड़े पैरामीटर्स देखकर बनाना पड़ता है। तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के साथ विस्कोसिटी भी मद्देनजर रखनी है। दूसरा काम क्या है? विस्कोसिटी इज आल्सो गिवन हेल्प आल्सो गिव अस द इंडिकेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लिक्विड रॉ मटेरियल, खाम माल आया है किसी कंपनी से, जिससे आपने मेडिसिन बनानी है, सिरप बनाना है, डोजेज फॉर्म बनाना है, उसकी आप विस्कोसिटी मालूम कर ही बता सकते हैं ये दूध खालिस है या पानी मिला हुआ है, भैंस का है या गाय का है, पाउडर केमिकल का बना हुआ है या असली है। तो प्योरिटी एंड क्वालिटी आप विस्कोसिटी चेक करके किसी भी खाम माल का देखकर बता सकते हो। समझ आ रही है बात? ये जो फूड वाले, दूध वालों का सैंपलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास विस्कोमीटर ही तो होता है, वो विस्कोमीटर लगाते हैं, मीटर पे रीडिंग आ जाती है, कहते हैं भाई आपने पानी मिलाया हुआ है, आपने क्यों? विस्कोसिटी कम आएगी, दूध पतला है, आंख वो पतला होता है पॉइंटों में, उसने लस्सी नहीं बनाया होता, उसने किलो में बस पाया पानी डाला होता है, लेकिन वो भी मीटर से पकड़ा जाता है। तो इस तरह मेडिसिन के रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी और प्योरिटी को मालूम करने के लिए विस्कोसिटी मालूम करना एक अच्छा टूल है। विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की थिकनेस यानी कि गाढ़ेपन का इल्म भी हमें विस्कोसिटी से पता लग जाता है, कौन चीज गाढ़ी और कौन पतली। विस्कोसिटी डिटरमिनेशन, विस्कोसिटी का मालूम करना इज आल्सो अ की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑयल बेस इंजेक्शन एंड सस्पेंशन।
वो कह रहे हैं कि विस्कोसिटी पता लगाना ऑयल बेस इंजेक्शन का, ऐसे इंजेक्शन जिनको इंजेक्शन बनाया और वो ऑयली इंजेक्शन है, यानी दवा को तेल में डालकर मिक्स किया गया है। जैसे विटामिन डी का इंजेक्शन, विटामिन डी का इंजेक्शन वो तेल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन तेल होता है। दर हकीकत तेल की मिकदार 2 ml होती है और उसमें 1 ग्राम ड्रग डाल देते हैं, 1 ग्राम ड्रग डाल देते हैं, वो सारे में मिक्स कर देते हैं। 1 ग्राम अभी सिरिंज में तो भरी नहीं जा सकती, पर 2 ml ऑयल सिरिंज में भरा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत गाढ़ा ऑयल बना दोगे तो वो इंजेक्शन आप लगाओगे वो इधर गुठली बना देगा, गोश्त में ही नहीं हल होगा, इधर ही तेल पड़ा रहेगा। तो वो इसको कह रहे हैं कि ऑयल बेस्ड इंजेक्शन और सस्पेंशन, ऐसी सस्पेंशन जिसमें ऑयल है। ऑयल से मुराद ये कि जैसे मछली के तेल के सिरप मिलते, कॉड लिवर ऑयल के सिरप होते हैं, वो अगर ज्यादा गाढ़े हो जाएं या इंजेक्शन गाढ़ा हो जाए तो पेशेंट के लगाने में मुश्किल है। पांचवा पॉइंट क्या है? विस्कोसिटी इनहांसर्स। विस्कोसिटी इनहांसर, इनहांसर कहते हैं बढ़ाने वाले, विस्कोसिटी को बढ़ाने वाले केमिकल को विस्कोसिटी इनहांसर कहते हैं। और इनमें हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हैं जो किसी लिक्विड में जब डाले जाते हैं तो उसको वो गाढ़ा कर देते हैं। जैसे कि आप गोंद किसी लिक्विड में डालें वो लई बन जाती है, कलफ पानी में डाल के गर्म करें तो लई बन जाती है, यानी विस्कोसिटी बढ़ गई, पानी गाढ़ा हो गया। किससे हुआ? कलफ से हुआ, माय से हुआ, ठीक है, जो कपड़ों में कलफ लगता है। वो कह रहे हैं ये विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट आर यूज्ड इन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस। ऑप्थाल्मिक का लफ्ज कहीं भी आ जाए, ऑप्थ कहते हैं आई को, O P H T H, ऑप्थ क्या कहते हैं? आई, आंख। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन, आंख में डलने वाले सॉल्यूशंस में हम विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट डालते हैं। किस लिए डालते हैं? अगर आप आंख में डलने वाली दवाई को गाढ़ा नहीं करेंगे, आपने आंख में कतरा डाला, वो आंसू की तरह बहकर बाहर निकल आएगा। गाढ़ा होगा तो कुछ देर आंख के अंदर टिका रहेगा, जब टिका रहेगा तो दवा अंदर जज़ब होती रहेगी, दवा अंदर जज़ब होती रहेगी। कान में डालने वाले कतरे कभी भी गाढ़े नहीं बनाए जाते, तो जाना ही कान में, लेकिन आंख में डालने वाले कतरे थोड़े गाढ़े बनाए जाते हैं ताकि दवा को ज्यादा टाइम मिले आंख की स्किन से टच होने का और हमारी बीमारी जल्दी सही हो, ठीक है। तो आंख में कौन कौन से मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज आर यूज्ड इन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी, उनकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसका मकसद क्या है? दिस इनेबल्स द फॉर्मुलेशन, ये दवा को इस काबिल बनाता है टू रिमेन इन द आई फॉर द लॉन्गर टाइम, ज्यादा लंबे अरसे तक हमारी आंख में वो दवा मौजूद रहे, एंड गिव्स मोर टाइम, और हमें ज्यादा वक्त दे फॉर द ड्रग, दवा को ज्यादा टाइम मिले टू एक्सर्ट इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी, के उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करने में उसको ज्यादा टाइम मिले। थेराप्यूटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इलाज मुआवजे वाली सलाहियत दिखाने का उसको ज्यादा टाइम मिल जाए। तो और अंडरगो एब्जॉर्प्शन, या ज्यादा देर तक रहेगी तो ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा अच्छी जज़ब होगी आंख के अंदर। ये आपका विस्कोसिटी का टॉपिक था जो कि खत्म हुआ। अब हमारा नया लेक्चर फार्माकोग्नोसी का है। आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन।